Alright, welcome students. Now in this particular lecture, we are going to talk about the Kepler's law. But before that, let me help you to recall the concept that we have learned in the previous lecture. We talk about the details of the force. When we talk about any force, the force can be of two types. Now you must have visited any shop. You will see the two things written on the door, push and pull, right? So those are nothing but the two types of forces. Push matlab repelling force and pull matlab attractional force. Guys, now when we talk about the force, there must be two types of bodies. One will be your applying body, one will be your experiencing body. अगर मैंने दरवाजे को धक्का मारा, इसका मतलब मैंने दरवाजे के ऊपर फोर्स लगाया, मतलब मैं कौन हुआ? अप्लाइंग बॉडी. एंड दरवाजे ने मेरे फोर्स को सहन किया, महसूस किया. दैट्स व्हाई दरवाजा, द डोर विल बी द एक्सपीरियंसिंग बॉडी. ऑलराइट, नाउ you should keep this thing in your mind. Now when we talk about gravitational force also, so gravity means what? Basically if you talk about any object, right, हर एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ पे गिरता है. तो अर्थ पे गिरता है मतलब एक्चुअली क्या होता है, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाती है. एंड दिस पर्टिकुलर फोर्स इज अ अट्रैक्शनल टाइप ऑफ फोर्स, इज अ अट्रैक्शनल टाइप ऑफ फोर्स. सो जो न्यूटन के केस में जो एप्पल वगैरह गिरा था, तो फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने. दैट्स व्हाई अर्थ विल बी योर अप्लाइंग बॉडी. एंड उसको महसूस किसने किया? तो वो एप्पल ने. दैट्स व्हाई योर एप्पल will be your experiencing body. ठीक है, तो that was the case. Now उसको फर्दर जाके हम लोग ने लॉजिक प्लैनेट्स के ऊपर भी लगाया था कि यार ये जो प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूमते हैं. ठीक है, तो कैसे घूमते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक रहेगा? तो आंसर ये था, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ओनली द रीजन behind the revolution of the planets around the sun. Now when we talk about the earth and sun का जोड़ी, तो यहाँ पे who is revolving around whom? The earth is revolving around the sun. So here the sun earth को पकड़ के घुमा रहा है ना. ठीक है, so sun will be your applying body and the earth will be your experiencing body. Alright, so this thing you should keep in your mind. But now यहाँ तक हम लोग आए थे लास्ट लेक्चर में. ठीक है, and why this is so? Because you should also keep this in your mind कि आगे जो न्यूटन्स का लॉ है उसमें वो चीज देखेंगे. लेकिन अभी के लिए मैं बता के रखता हूँ कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स ना हर दो ऑब्जेक्ट्स में होता है. तो सन और अर्थ में भी होगा, लेकिन द मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ. इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में सन इज द अप्लाइंग बॉडी एंड अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग बॉडी. समझ रहे हो? सोचो अगर ऐसा होता तो अर्थ का मास सन से ज्यादा होता तो शायद से सन को अर्थ के अराउंड घूमना पड़ता था. समझ रहे हो? सो ग्रेविटेशनल फोर्स में द मास प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ऑलराइट, तो यहाँ तक हम लोग आ गए. अभी देखो, चलिए ठीक है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से अर्थ ने सन के अराउंड घूमना शुरू कर दिया है. ठीक है, तो केपलर ने बताया कि यार अर्थ की तरह बाकी सब भी जो प्लैनेट्स घूमेंगे, तो देयर मस्ट बी सम लॉज दैट दोज ऑल प्लैनेट्स शुड ओबे. Alright, so before going to the first Kepler's law, okay, तो एक छोटा चीज आपको बता देता हूँ जो कि ज्योमेट्री का है. Now this is your circle, right? Now circle में एक सेंटर है. सेंटर को हम लोग बोलेंगे फोकस. क्या बोलेंगे इसको हम लोग? फोकस. ठीक है, अगर आप जब 10th के बाद साइंस में जाओगे तो यू विल लर्न सम न्यू डायग्राम्स लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स. ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बाद में देखने के लिए मिलेंगे. तो उसमें से ये एक कंसेप्ट यहाँ पे इलिप्स का. ठीक है, लॉ तक मैं अभी आया नहीं हूँ. ठीक है, सो व्हाट डू मीन बाय इलिप्स? सिंपल है, सर्कल है. ठीक है, सर्कल का तुम लोग के पास रबर का बांगड़ी होता है या फिर कुकर का रिंग होता है. ठीक है, उसको क्या करो, दोनों जगह से आप फोर्स अप्लाई करो. तो अगर दोनों जगह से फोर्स अप्लाई किया तो सर्कल कुछ ऐसे बन जाएगा. तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं इलिप्स. क्या बोलेंगे इसको? इलिप्स. ठीक है, नाउ सर्कल में होता है एक सेंटर, एक फोकस. इलिप्स में रहेंगे दो सेंटर्स, यानी दो फोकाई. फोकस का मिरर फॉर्म फोकाई, F1 एंड F2. ठीक है, दिस इज योर इलिप्स. ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द लॉ. द लॉ स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट revolves around the sun. See here, every planet, I'm taking the example of Earth. Every planet revolves around the sun. Sun is here. Every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. In an
इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट का शेप कैसा है, इलिप्टिकल है, ठीक है। इलिप्स है मतलब इलिप्टिकल है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है, ठीक है। विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई मींस व्हाट, दो फोकाई है, तो या तो सन तेरा F1 पे हो सकता है या तो सन तेरा F2 पे हो सकता है। हम लोग के पास दो दो सन है क्या, नहीं, हम लोग के सोलर सिस्टम में एक ही सन है। सो दैट सन विल बी आइदर प्रेजेंट ऑन F1 और इट विल बी प्रेजेंट ऑन F2, ठीक है। वेरी इजी लॉ, द एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई, एट वन ऑफ द फोकाई, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स मेंशन किए गाइस। नाउ सिंस द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल नो, तो एक पॉइंट पे अर्थ सन के बहुत करीब आएगा, राइट, एक पॉइंट पे अर्थ सन से बहुत दूर जाएगा, राइट। सो दैट शॉर्टेस्ट और वी कैन सी द क्लोजेस्ट पॉइंट एंड द फारदेस्ट पॉइंट आर कॉल्ड एज, द क्लोजेस्ट पॉइंट को बोलेंगे पेरिहेलियन, the closest point of the earth from sun and the farthest point of the earth from sun will be called as a aphelion. ये प्रॉब्लम क्यों है, बिकॉज द ऑर्बिट इज नॉट परफेक्ट सर्कल बट इट इज अ इलिप्टिकल। सोचो अगर ये सर्कल ऑर्बिट होता तो, सर्कुलर ऑर्बिट होता तो हर जगह पे इक्वल डिस्टेंस रहता था ना, राइट। हर पॉइंट पे अर्थ चाहे फिर कहीं पे भी घूमे, द अर्थ विल बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन, ऑलराइट। बट ऐसा केस नहीं है, क्यों, क्योंकि तुम लोग का ऑर्बिट इलिप्टिकल है। और एक चीज मैंने बात किया है, जैसे देखो this is the example of earth and sun. Now here the mass of sun is greater than the mass of earth, that's why the earth, sorry, the sun will apply the gravitational force on earth, okay, और sun earth को पकड़ के घुमाएगा, बराबर है। but in the case of earth and moon, the mass of earth is greater than the mass of moon, तो यहाँ पे अर्थ मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अर्थ विल बी योर अप्लाइंग बॉडी, मून विल बी योर एक्सपीरियंसिंग बॉडी, एंड अर्थ मून को पकड़ के अपने अराउंड घुमाएगा, ठीक है। तो गाइस जो ये लूनार ऑर्बिट होता है, मून का ऑर्बिट होता है, तो जो पॉइंट यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो ये बात भी आप याद रखो, द क्लोजेस्ट, एक पॉइंट पे मून अर्थ के बहुत क्लोज आएगा और एक पॉइंट पे मून अर्थ के बहुत दूर जाएगा। So the closest point of the moon from the earth is called as a perigee and the farthest point of the moon from the earth is called as a apogee. तो किसने अगर वो एक फिल्म देखा रहेगा अपना मिशन मंगल, है ना, तो उसमें ये सब चीजें हैं। एंड कभी देखो कि देखो जो अपने ISRO के बहुत सारे मिशन जो होते हैं, ठीक है, तो उसमें ये एपोजी पेरोजी जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो कभी उसके बारे में भी देखिए। सेकंड लॉ, कमिंग टू द सेकंड लॉ, कभी डिस्कस करेंगे बाद में। सेकंड लॉ इज व्हाट गाइस, अगेन सिंपल लॉ पहले बता देता हूँ। ये आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये अर्थ है, ये ABCD जो आप देख रहे हो ना, दिस ABCD आर द डिफरेंट पॉइंट्स वेयर द अर्थ विल गो। A पे रहेगा, फिर A से B पे जाएगा, B से C पे, C से D पे जाएगा, ठीक है। दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द ऑर्बिट, ऑलराइट। What is your second law? Second law is what? The line, marker the name. See, this is your line joining the planet and sun. Joining the planet and sun. Joining the planet and sun sweeps equal area. Sweeps equal area. Now sweep का मतलब क्या होता है? नॉर्मल भाषा में स्वीप मतलब क्या होता है भाई, झाड़ू मारना, ठीक है। झाड़ू जो होता है ना उसको हम लोग स्वीप बोलते हैं, बराबर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये आपका लाइन है वो जो कि प्लैनेट एंड सन को कनेक्ट कर रहा है। तो जब प्लैनेट A से B पे जाएगा तो ये लाइन भी उसके अराउंड ऐसे ट्रैक होते जाएगा। सो कैन यू सी इट इज वर्किंग लाइक अ स्वीप ओनली, ठीक है। सिंपल एक और एक चीज एग्जाम्पल बताता हूँ। वाइपर होता है ना गाड़ी का, तो गाड़ी का वाइपर ऐसे घूमते रहता है, राइट। तो जो यहाँ से लेके यहाँ पे वाइपर घुमा, so this much area will be washed by the wiper. समझ रहे हो बात को? तो स्वीप का कंसेप्ट समझा है, ओके। दिस इज योर स्वीप, ओके। सो नाउ the line joining the planet and sun sweeps equal areas in equal intervals of time. Equal areas in equal intervals of time. एग्जाम्पल क्या है? नाउ जब अर्थ A से B पे गया, ठीक है, तो उसको टाइम लगा था 24 आवर्स। कितना लगा था? 24 आवर्स मीन्स 1 डे।
तो 1 डे में जो एरिया स्वीप हुआ वो इतना था, ठीक है। इस एरिया को मैंने बाहर उठाया है, दिस मच एरिया इज देयर, ठीक है। जब अर्थ घूमते घूमते पॉइंट सी से डी पे गया, पॉइंट सी से डी पे गया, तो सी से डी पे भी जाने के लिए उसको 1 डे उसको लगा, 24 आवर्स उसको लगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट को, एक बात को समझिए कि ए से बी पे जाने के लिए भी उसको 24 आवर्स लग रहे हैं एंड सी से डी पे भी जाने के लिए उसको 24 आवर्स लग रहे हैं। दिस इज अ एरिया कवर्ड और एरिया स्वीप व्हेन द अर्थ विल मूव फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज द एरिया स्वीप व्हेन द अर्थ विल मूव फ्रॉम सी टू डी। ओके, नाउ द लॉ स्टेट्स दैट अगर टाइमिंग इक्वल रहेगा तो एरिया स्वीप भी इक्वल रहेगा। मतलब ए से डी में जाने के लिए 24 आवर्स लगे, सी से डी पे जाने के लिए 24 आवर्स लगे, तो टाइमिंग सेम है, इसके लिए जो एरिया रहेगा ये एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एरिया भी क्या रहेगा, एरिया स्वीप वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो एरिया कवर्ड इन द स्वीप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is equal to, this is the name of this is the area, is equal to the area covered in the sweep from point C to D, from point C to D, ठीक है। तो ये दोनों एरियाज क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों एरियाज को स्वीप करने के लिए इक्वल टाइम लगा है, इसलिए, ठीक है। ऑलराइट, एंड मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है जो कि नॉर्मली एक दिन में 1.92 इंटू 10⁻14 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जो है, ठीक है, वी कैन फाइंड ऑन विकिपीडिया ऑल्सो। तो इतना एरिया जो है वो कवर हो जाता है, इतना एरिया स्वीप हो जाता है इन 1 डे, ओके। सिंपल लॉ, सेकेंड लॉ। नाउ बिफोर मूविंग टू थर्ड लॉ, two concepts are there. T is your period of revolution. So what do you mean by period of revolution, guys? Very simple. यार जो अर्थ है आपका सन के अराउंड घूमेगा, तो एक पूरा चक्कर काटने के लिए, मतलब यहाँ से शुरुआत किया, सपोज यहाँ से शुरुआत किया, घूम फिर के यहाँ पे वापस आ गया, मतलब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो भैया एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, दैट इज योर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज योर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ का जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है एक साल, दैट इज 365 डेज एंड ऑब्वियसली सम मिनट्स एंड आवर्स आर देयर, ठीक है। एंड आगे का भी चीज तुम लोग को पता रहेगा कि उसको एडजस्ट करने के लिए लीप ईयर का कंसेप्ट होता है, आई विल नॉट गो इन दैट वे। तो 365 डेज हम लोग पकड़ के चलते हैं। तो दिस मच अमाउंट इज ऑफ द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पूरा एक चक्कर काटने के लिए 365 डेज लिखते हैं, दैट इज योर टी। नाउ गाइस देयर इज अनदर कंसेप्ट, मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम सन। अभी तक मैंने लॉ शुरू किया नहीं है। मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये क्या होता है? पहली बात तो आप समझिए, मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। मीन का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। गाइस एक बात समझिए, द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट? सो वन थिंग यू विल नोटिस, सपोज देखो अर्थ यहाँ पे, certain distance is there from the sun, so I will note this distance as d1। और घूम फिर के यहाँ पे गया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहा क्या? नहीं, डिस्टेंस बदला। सो दिस इज योर d2। अभी अर्थ यहाँ पे आया, डिस्टेंस कांस्टेंट रहा नहीं, d3। अभी अर्थ घूमते यहाँ पे आ गया, d4। घूमते यहाँ पे आ गया, d5। मीन्स वन थिंग यू विल नोटिस, बिकॉज ऑफ दैट इलिप्टिकल ऑर्बिट, बिकॉज ऑफ दिस इलिप्टिकल ऑर्बिट, द डिस्टेंस फ्रॉम द सन विल ऑलवेज चेंज। वो कभी आपका कांस्टेंट रहने वाला नहीं है। हाँ, अगर ये आपका ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट होता तो आप चाहे जहां पे घुमाए, द डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन सेम बिटवीन द सन एंड द अर्थ। बट सिंस द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, ये प्रॉब्लम तो रहेगा दैट एवरी पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन विल कीप ऑन चेंजिंग। तो यार अगर डिस्टेंस हर बार चेंज हो रहा है तो कैलकुलेशन में कौन सा डिस्टेंस ले, d1 ले या d2 ले या d3 ले या d4 ले या d5 ले? ये तो मैंने छोटे बोर्ड पे दिखाया है। वैसे रियल टाइम लाइफ में तो मिलियंस ऑफ रीडिंग्स विल बी देयर, दिस ऑल आर रीडिंग्स, नो, एक बार का रीडिंग है वो, एक पॉइंट का। तो वैसे तो बिलियंस ऑफ रीडिंग्स हो सकते हैं, ठीक है। सो इन सब बिलियन रीडिंग में से कौन सा रीडिंग मैं चूज करूं मेरे कैलकुलेशन के लिए? सो फॉर दैट व्हाट वी विल डू, वी टेक द एवरेज of those all readings, ठीक है। That's one simple way to do this।
तो हम लोग उसका एवरेज लेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं मीन, राइट? सो बाय दिस वे we'll simply calculate all those distances. We'll take its average. That is called as the mean distance of planet from sun. तो ये दो concept समझे आपको. अभी मैं law पे आता हूँ. The law states that the square of period of revolution is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. This is the law. This we will apply while सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स एंड ऑल. ठीक है, बहुत बड़े बड़े लेवल पे ये सब फॉर्मूला जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का मतलब आपको समझता है कि अगर LHS इंक्रीज हुआ तो RHS भी इंक्रीज होगा एंड RHS इंक्रीज हुआ तो LHS भी इंक्रीज होगा. ठीक है, दोनों कंसेप्ट आपको समझे. मोर डिटेल्स यू विल सी एंड दिस वैल्यू यू कैन फाइंड ऑन विकिपीडिया ऑल्सो. जो मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट अर्थ फ्रॉम द सन, ठीक है, वो इतना होता है. ठीक है, और बाकी के भी प्लैनेट्स के तो आई विल मेंशन इन द फॉर्म ऑफ पिक इन दिस वीडियो. ओके.